हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो अगेन वी आर बैक। आज की डेट में जो हमारे पास करंट अफेयर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 फरवरी एंड मिशन 2024। करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। कुछ लेंथ ही नहीं है, बट हाँ अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ी सी समझने वाली है और थोड़ी सी अच्छी करंट अफेयर्स है आज मेरे हिसाब से, और जो कि आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अच्छी है, तो वो एक बार पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहली से। तो पहली जो मेरे पास करंट अफेयर है, दिस इज बेसिकली व्हाट इज द अर्थ सिस्टम मॉडल। अर्थ सिस्टम मॉडल है क्या, रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है, हुआ क्या है, छोटे सी डिस्कशन से समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली हुआ क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने एक डेवलप बेसिकली क्या किया है, एक फर्स्ट फॉर इंडिया अर्थ सिस्टम मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए, क्लाइमेट फोरकास्ट को देखने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए एक ये मॉडल बनाया है, बेसिकली अर्थ सिस्टम मॉडल। ठीक है, करेगा क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बेसिकली डिजाइन टू इंटीग्रेट इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर, ओशन, लैंड, आइस, बायोस्फीयर, इन सबको देखेगा और रीजनल और ग्लोबल लेवल पे एक वैरायटी ऑफ कंडीशंस की जो भी होगा उसको देगा, और नंबरिकल वेदर प्रिडिक्शन देगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। उसी के साथ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी अलोंग विद सीसीआर, जिसे हम सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च कहते हैं, इज डेवलपिंग द फर्स्ट फॉर इंडिया अर्थ सिस्टम मॉडल। ये दोनों के दोनों ने मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीसीआर प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए इन सारी चीज़ों को आगे का प्रिडिक्शन देखना, ये सारी चीज़ें करना। पर्पस क्या होगा कि जो हमारा जो फोरकास्ट है उसको इंप्रूव करना, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट स्टडीज को देखना, सारी चीज़ें करना, प्रेडिक्ट क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें आने वाले सालों में ये देखना। IITM plus ESM incorporate Earth system components in the climate forecast, and National Center for Environmental Prediction जो कि USA का है, and transform the CFS seasonal prediction। इन सबको देखते हुए ये सारे आपस में है। इसका जो फंडिंग होगा उसके पास, उसके लिए हमारे पास एक स्कीम है जिसको हम बेसिकली MC4 कहा जाता है, मानसून कन्वेंशन क्लाउड क्लाइमेट चेंज, MC4। वहाँ से इसको फंड किया जाएगा, फुल्ली फंडेड किया जाएगा 192.28 करोड़ का। मॉडल ये बेसिकली अंडरवे है, जो कि एक्सपेक्ट टू बी कंप्लीट होगा 2025 तक। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी आप ध्यान रखना। इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू का अगर आप कहीं जरूरी सोच रहे हो कि यूएसए का नाम आ गया है तो ज़्यादा जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना जरूरी है। IITM ESM इनकॉर्पोरेट्स अर्थ सिस्टम कॉम्पोनेंट्स इन द क्लाइमेट फोरकास्ट। अर्थ सिस्टम जो है उसका बेसिकली इनकॉर्पोरेट करेगा क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्रिडिक्शन एंड ट्रांसफॉर्म द CFS सीजनल प्रिडिक्शन। तो बस छोटी मोटी बेकार की चीजें हैं, सिर्फ इस ध्यान रखो। जरूरी क्या है, अर्थ सिस्टम मॉडल प्लस MC4, मानसून कन्वेंशन क्लाउड एंड क्लाइमेट चेंज। कुछ नहीं है, MC4 जस्ट एक सब स्कीम है। इट वॉज इन विल इम्प्रूव द ऑब्जर्वेशनल डेटाबेस, क्लाइमेट मॉडल्स को देखते हुए, सेम वार्निंग कंडीशन, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इसी के लिए कि नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ध्यान रखना। कुछ नहीं है, बस ये आने वाले टाइम को देखते हुए प्रिडिक्शन देखना, ओवर चेक करना, ये सारी चीजें, और कुछ नहीं, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। दूसरा जो मेरे पास जो करंट अफेयर आता है, दिस वो आता है बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। अभी हुआ क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया है, किसके अगेंस्ट में, GMR ग्रुप के अगेंस्ट में। GMR ग्रुप क्या है, GMR ग्रुप बेसिकली जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर वैकेंसीज फुलफिल करना, इन सारी चीज़ों को देखता है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स को, इनके लिए वहाँ पर वैकेंसी निकालता है, ये सारे काम करता है, तो वो करता है GMR। और इनके बीच में बेसिकली एक क्यूरेटिव पिटीशन AI ने दाखिल की है GMR के अगेंस्ट। किस लिए, नागपुर बाबा साहेब अम्बेडकर जो एयरपोर्ट है उसको, उसके वहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट को देखते हुए। ठीक है, AI है क्या, पहले ये देख लो। एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि DGCA के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, अब बनाया कब गया था, इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था अप्रैल 1 1995 को, बाय मर्जिंग द एस्ट्रल दो ऑर्गेनाइजेशन थी, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों को मर्ज करके AI को बनाया गया था। मर्जर जब हुआ, ये सारी चीज़ों एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनी, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए AI आज की डेट में कितने एयरपोर्ट्स और क्या क्या करती है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑल्सो प्रोवाइड एयर ट्रैफिक सिस्टम, एयर ट्रैफिक सिस्टम को भी देखती है। आपने देखा होगा कुछ वैकेंसीज निकलती हैं इसके बेस पे, तो उसे हम कहा जाता है ATS, एयर ट्रैफिक, ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, तो उसकी वैकेंसीज अलग से निकलती हैं। दिस इज ऑल, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसके अलावा काम क्या करती है, डिज़ाइन, डेवलप, ऑपरेट, मेंटेन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इसको देखती है। कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट एयर स्पेस, इन सारी चीज़ों को देखती है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ पैसेंजर टर्मिनल्स, पैसेंजर की फैसिलिटीज़ को देखती है, एयरपोर्ट के सिस्टम को देखती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब इसके अलावा आपने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन देखा होगा, अभी उस पर था, तो उसको भी हेल्प करती है, जो कि बेसिकली आपके किस रूट से कौन सी फ्लाइट जानी है इसको मैनेज करती है। ICAO बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल स्पेशल एजेंसी है, किसकी, यूनाइटेड नेशन की।
कब बनाया गया था स्टेब्लिश? 1947 के अंदर कन्वेंशन हुई थी, उसके बाद 1944 के अंदर जो कन्वेंशन थी शिकागो कन्वेंशन, उसके बाद इसे लाया गया था 1947 के अंदर। सिविल बेसिकली सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड डेवलपिंग सेफ एफिशिएंट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। कौन सी फ्लाइट किस रूट से जानी है, क्या करना है, कहाँ से जाएगी, इसको देखते हुए बनाया जाता है। कई बार आपको आपने देखा होगा कई बार फ्लाइट्स को किसी कंट्री के ऊपर से नहीं ले जाया जाता, जैसे इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो कभी पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जाती। ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का साथ हमारा अलग ही एक फंडा चलता रहता है। दिस इज द बेसिकली मेन रूल। आज की डेट में 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसके पार्टिसिपेशन में, तो सेफ्टी सिक्योरिटी को भी देखती है। तो दिस इज ऑल। अगला जो मेरे पास करंट अफेयर है बेसिकली प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो है क्या, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी बेसिकली बोला है कि हमारे पास जो दो वर्ड है, एक सेक्युलर और सोशलिस्ट, इन दोनों को प्रेम्बल से रिमूव किया जा सकता है या नहीं। तो उसके कैन बी रिमूव, बेसिकली एग्जामिन कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव करना है नहीं करना है। तो प्रेम्बल को पहले पढ़ लेते हैं और सोशलिस्ट सेक्युलर क्या है इसको भी आगे देख लेते हैं। देखो प्रेम्बल क्या है, बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो बताती है कि जो जो कुछ भी बनाया है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उस सब का बेसिकली एक चिट्ठा, एक इंट्रोडक्शन दे देती है। ओके, प्रेम्बल बेस्ड है बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे, जो कि बेसिकली ड्राफ्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के थ्रू और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। ओके, अब प्रेम्बल क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बताती है कि जितने भी प्रेम्बल इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। कहाँ से बना है? पीपल ऑफ इंडिया से है। नेचर क्या है इंडियन स्टेट का? डिक्लेयर इंडियन सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, ये बताती है। ऑब्जेक्टिव बताती है कि बेसिकली सिक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, प्रोमोट फ्रेटर्निटी, एकता को बनाए रखना, इंटीग्रिटी को बनाए रखना। और इसको बेसिकली अडॉप्ट किया गया था, बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था उस टाइम पे डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब था? 26 नवंबर 1949। ध्यान रखना प्रेम्बल को बाद में लाया गया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1946 जहां पर हमने सोशलिस्ट सेक्युलर वर इंसर्टेड, यानी कि इनको ऐड किया गया था। एंड प्रेम्बल नाउ रीड्स सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। कुछ इसके बारे में केस पढ़ लेते हैं। एक है बेरुवाड़ी केस जिसको बेसिकली 1960 कहा जाता है। इस बेरुवाड़ी जो केस था इसके अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था कि जो प्रेम्बल है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, दिस आई एम रियली सॉरी, ये गलती से यहाँ पर लिख गया है। वहीं जब केशवानंद भारती केस आया 1973, उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो बेसिकली जजमेंट दिया था उसको ओवरटर्न किया एंड देन कंफर्म कि प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बट इससे जो बेसिकली यहाँ पर एक चीज अगर मैं कंफर्मेशन के लिए बोलूँ कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बट इससे कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन भावना है उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर कोई भी चेंजेस करते हैं। इट कैन बी अमेंडेड अंडर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना, अगेन द LIC ऑफ इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुवाड़ी का ध्यान रखना, केशवंत भारती का याद रखना 1973 प्लस LIC ऑफ इंडिया केस याद रखना। अगला जो मेरे पास बेसिकली करंट अफेयर है बेसिकली प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से रिलेटेड है। अब हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग के अंदर आती है, ये ध्यान रखो सबसे पहले। तो अब बताया गया है, बस योजना पढ़ लो क्या है। संपदा योजना एग्रो मरीन प्रोसेसिंग डेवलपमेंट के लिए है, बेसिकली वाज अप्रूव्ड इन 2017 में। एंड इसको रीनेम किया गया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज क्या है बेसिकली स्कीम विच इज एम टू क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि एक बड़ा से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सब कुछ ठीक किया जा सके। प्रोवाइड ग्रोथ ऑफ फूड इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले, प्रो बेटर प्राइस और फार्मर्स को क्रिएट अच्छा खासा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें ग्रोथ हो, इंक्रीज ऑफ प्रोसेसिंग हो, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऑब्जेक्टिव क्या था, सप्लीमेंट एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग, डिक्रीज एग्री वेस्ट। ध्यान रखना वही सिंपल सी चीज़ है, किसानों के ऊपर बात कर रहे हैं। कंपोनेंट क्या थे, मेगा फूड पार्क को बनाया जाएगा, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर लाया जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज लाए जाएंगे और यही एक्सपेंशन किया जाएगा फूड सेफ्टी को देखते हुए। सो दिस इज व्हाट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो अभी रिसेंटली क्या किया है कि RBI ने बेसिकली क्या किया है, अभी इसका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक नया 1 ग्राम का नया प्राइस लेके आए हैं कि क्या होना चाहिए, अभी रिसेंटली आएगा तो उसके ऊपर है। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या, सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। एक ऐसी स्कीम है जहां पर आप फिजिकल गोल्ड की जगह आप पेपर गोल्ड खरीद सकते हो। पेपर गोल्ड यानी कि सेम कॉस्ट रहेगा, जो मार्केट बेस्ड रहता है सेम रहेगा आपको, इंस्टेड ऑफ के आप अपना गोल्ड अपने पास रखो। ऊपर से होता क्या है, गोल्ड का ना एक सिस्टम बताएगा। आप अगर 24 कैरेट का आपने खरीदा, आपने बिस्किट खरीदा, दैट इज ओके, उसका प्राइस ऑलवेज सेम रहने वाला है। लेकिन जब आप कुछ बनवाते हो उसके अंदर आपका बाकी चीज़ें भी एडिशन होती हैं।
बनवाने के बाद कभी आपको जरूरत हुआ जब आप उसे बेचने के लिए जाओगे तो एक्चुअल में जितने में आपने खरीदा था उतने में नहीं बिकेगा, उसमें से लेस देन करके, क्योंकि उसके अंदर आपके मेकिंग चार्जेस होते हैं और फिर आपका मिलावट भी होती है। आप क्योंकि आप 24 कैरेट का कोई भी आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, कभी भी आपको कोई गोल्ड, आपका जो भी ज्वेलरी बनेगा वो 24 कैरेट का नहीं बनता है, हमेशा 22 कैरेट या उससे कम का ही बनेगा। तो उसके अंदर हमेशा मेकिंग के टाइम पर उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ अलग एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, तब जाके आपकी ज्वेलरी बन पाती है। दैट्स द मेन रीजन। एट द टाइम ऑफ सेल, जब आप उसे सेल करने के लिए जाओगे तो आपकी जो वैल्यू जो आपने दी थी उससे कम में, या फिर अगर प्राइस बढ़ गया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। सो दिस इज 2015 में स्कीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी रखी थी कि आप इंस्टेड ऑफ कि आप फिजिकल गोल्ड खरीद के लेके आओ, आप पेपर गोल्ड खरीद लो, जो कि कुछ स्पेसिफिक बैंक्स को इसको ऑप्शन दिया जाएगा जहां से आप जाके ले सकते हो इस पेपर गोल्ड को। वही 1 ग्राम आप ले सकते हो, 4 किलो ले सकते हो और 20 किलो, दिस इज द बेसिकली मिनिमम 1 ग्राम है। तो इस तरीके से रखा गया है। अब यहाँ पर होगा क्या, तो बॉन्ड विल बी रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ एंटिटीज को दिया जाएगा, जैसे इंडिविजुअल्स को दे दिया जाएगा, और इसके अलावा बिहाफ ऑफ माइनर चाइल्ड जॉइंटली एचयूएफ को दे दिया जाएगा, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको दे दिया जाएगा, जो कि बेसिकली इनको लाइबल है, जिनको मिल सकता है। वहीं अगर आप देखोगे तो इसका डिनोमिनेशन वह 1 ग्राम तक हो सकता है गोल्ड का, मल्टीपल हो सकते हैं इसके। अगर आप देखोगे इंडिविजुअल के लिए तो मिनिमम जो आपका मैक्सिमम है वो 1 ग्राम है और मैक्सिमम 4 kg है। वहीं फॉर एच के लिए 20 kg है, और किसी फॉर ट्रस्ट के लिए और 4 kg फॉर द एच एंड 20 kg फॉर द ट्रस्ट। तो इस तरीके से दे रखा है। वहीं केस जॉइंटली हैंडलिंग है, 4 kg विल बी एप्लीकेंट फॉर द फर्स्ट एप्लीकेंट, तो उसी तरीके से दे रखा है। अब इसका जो टर्म पीरियड है वो मैक्सिमम है वो 8 साल का है, बट आप 5 साल में, 6ठे साल में, 7 साल में आप इसे निकाल सकते हो। इंटरेस्ट पेमेंट जो डेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसे विड्रॉ कर पाओगे, यानी कि अपना इनकैश करवा पाओगे। किस किस को ऑथराइज है, कौन कौन ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेसिकली दे सकता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर नेशनलाइज बैंक्स हैं कुछ, जिसमें शेड्यूल प्राइवेट बैंक्स हैं, शेड्यूल फॉरेन बैंक्स हैं, और डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन है। इनको बेसिकली ऑथराइज है कि दे सकते हैं। किसके अंडर आते हैं, आरबीआई के अंदर, ध्यान रखना। अब फीचर्स क्या है, पेमेंट बॉन्ड्स विल बी थ्रू द कैश पेमेंट, जो कि मैक्सिमम आप कैश जो दे सकते हो 20,000 दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट, चेक और बाकी। इसके अलावा इन्वेस्टर बेसिकली एश्योर्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जो भी मार्केट वैल्यू होगा उसके हिसाब से मिलेगा। दीज सिक्योरिटीज आर एलिजिबल टू बी यूज कोलेटरल फॉर लोन्स फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो आप कोलेटरल के तौर पे भी इन सारी चीज़ों गिरवी भी रख सकते हो, दिस विल बी ऑल बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये ज़्यादा जरूरी होता है इंस्टेड ऑफ कुछ और लेके आओ। आगे देख लो, बॉन्ड्स विल बी ट्रेडेबल, आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद इन द फोर्टनाइट ऑफ एश्योरेंस, जो भी आप कर पाओ आप ट्रेड कर सकते हो। एंड कॉल कैन ऑल्सो बी सोल्ड और ट्रांसफर, किसी आपको बेच सकते हो एज पर द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 2006। एंड इंटरेस्ट जो भी पेड होगा टैक्सेबल रहेगा, आप उसको कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा एक टाइम के बाद में। तो ये भी है कि टैक्सेबल रहेगा एक टाइम के बाद, जब आप सेल करोगे, जो भी 10% आज की डेट में शायद कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी टैक्स की वजह से ही मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट बाई इट। कारण रहेगा कि जब उसको पे करने के लिए जाएगा, अगर उसने 1 लाख का खरीदा या फिर कुछ भी खरीदा है, तो उसके बाद उसे पता है कि मुझे इस पर टैक्स भी भरना है, तो कई बार वो जानबूझ की कोशिश करेगा कि अपने गांव में, अपने नियर बाय, कोई भी नियर बाय जो ज्वेलरी शॉप है उससे डायरेक्टली विदाउट टैक्स खरीद लो। दैट इज कॉल्ड द बेसिकली ब्लैक। ओके, आगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो क्या होता है, इनको बेसिकली एक तरीके से बैंक ही होते हैं, बट इनको बैंक के नज़रिए से बहुत अच्छे तरीके से देखा नहीं जाता है। क्यों, एनबीएफसी एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होती है, जो कि बेसिकली बिजनेस को लोन्स देती है, एडवांस एक्विजिशन देती है, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, इनमें डीलिंग करती है। एंड सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ये देखती है। ऑफर वायरस बैंकिंग सर्विसेज बट डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस, नहीं होता इनके पास। प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज लाइक लोन, क्रेडिट फैसिलिटी, टीएफसी, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉकिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। प्लस इंस्टीट्यूशन आर नॉट अलाउड टू टेक एडिशनल ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट्स ये नहीं ले सकते हैं आपसे। और रेडिली अवेलेबल फंड्स सच एज दोज ऑफ चेकिंग ऑफ सेविंग्स अकाउंट, ये सारी चीज़ें इनको अलाउ नहीं है। ठीक है, अब जो मेरे पास अगला जो मेरे पास जो करंट अफेयर है वो बेसिकली फास्ट टेलीस्कोप से रिलेटेड है। फास्ट टेलीस्कोप क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कि बेसिकली चाइना के एक यूनिवर्सिटी के हैं, जिसको नानजिंग यूनिवर्सिटी कहा जाता है। उन्होंने एल्सवेयर डिटेक्ट किया है रेडियो पल्सर, एक सुपरनोवा में बेसिकली उन्होंने किया है, नोन एज CTB-87, एंड यूजिंग द 500 मीटर अपार्चर टेलीस्कोप। ये फास्ट क्या है, टेलीस्कोप है, इसके थ्रू इन्होंने रेडियो पल्सर को डिटेक्ट किया है, जो कि एक सुपरनोवा है, जिसको बेसिकली CTB-87 कहा जाता है। किसके थ्रू, इस फास्ट का फुल फॉर्म क्या है, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, रेडियो पल्सर क्या है वो मैं आपको ये बता दूंगा, आप पहले इस फास्ट के बारे में पढ़ लो। एक क्या है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, लोकेटेड कहाँ पर है, गुइचू चाइना के अंदर है।
वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है जो कि बेसिकली 30 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। एंड इसकी जो एक्सपेक्टेड जो लाइफ है वो बेसिकली 20 से 30 साल तक चलेगा, वर्ल्ड क्लास का है। अब ये क्या करेगा, डिटेक्ट न्यूट्रल हाइड्रोजन इन द एज ऑफ यूनिवर्स, रिकंस्ट्रक्ट इमेज ऑफ द अर्ली यूनिवर्स, जो भी अभी हमारे पे इमेजेस हैं सारी चीज़ें उनको दोबारा से अच्छी खासी इमेज आपको देगा, और उसकी ग्रेविटेशनल नेविगेशन और गैलेक्सी डिस्कवर पल्सर इन सारी चीज़ों को देखेगा, वही सारी चीज़ें गैलेक्सी को रिसर्च करेगा, काइंड ऑफ थिंग्स, और कुछ नहीं है। पल्सर है क्या, पल्सर एक हाईली मैग्नेटिक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है दैट इमिट बीम्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है, एक हाईली मैग्नेटिक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को छोड़ता है। दीज बीम्स ऑफ द रेगुलर पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स, हैंस नेम है पल्सर। ये बेसिकली उसी को नाम दे दिया गया है पल्सर। पल्सर आर इंक्रेडिबल डेंस एंड हैव मास ग्रेटर देन द सन। सन से ज़्यादा इनका मास होता है। पैकेज इनटू द स्फेयर, डायमीटर होता है बेसिकली 20 किलोमीटर तक का। सो दिस इज, आपको डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उतना समझिए जितना आप समझ सकते हैं, जितना भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इज नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, तो उनको इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट आपने एक बार समझ लिया कि क्या है पल्सर, काइंड ऑफ, दैट्स इनफ। दीज आर द आफ्टर मैसिव स्टार एक्सप्लोजन। जब एक सुपरनोवा, क्या होता है, एक जब कोई स्टार होता है, हर किसी जैसे आपकी लाइफ है, आपके जीवन का जब अंत होगा उस टाइम पे आप फूट पड़ोगे, यानी कि आप मर जाओगे, काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसी तरीके से स्टार्स की भी ना एक लाइफ होती है, जब वो अपने अंतिम टाइम पे होते हैं, अपने लास्ट मोमेंट पे होते हैं, तो उस टाइम पे वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। तो एक्सप्लोड करने के बाद जो उसमें से जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी बारिश होती है, तो सुपरनोवा का एक्सप्लोजन होता है, रिलीजिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्कैटरिंग आउटर लेयर इन द स्पेस। तो उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं स्पेस के अंदर फैल जाते हैं, अच्छी खासी एनर्जी करते हैं, उसी को भी सुपरनोवा स्टार कहा जाता है। रिमेंड दीज एक्सप्लोजन कंटेन वायरस एलिमेंट्स, प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट एंड प्रोसेस ऑकरिंग ड्यूरिंग स्टेलर इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन को देखने में, स्टडी करने में, इन सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होता है। सुपरनोवा इज जस्ट लाइफ बेसिकली एंड ऑफ द स्टार, उसको सुपरनोवा कहा जाता है। व्हाट आर रेडियो वेव्स? रेडियो वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ट नोन फॉर यूज ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। आपके घर में टीवी चल रही है, आपका फोन चल रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रेडियो वेव्स, दिस इज ऑल, खत्म। पापीकोंडा नेशनल पार्क, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर माओवादियों के बीच में और कुछ वैसे ही है बेसिकली, सॉरी क्या हुआ है वो दूसरा मैच सुनाबेदा के अंदर है। रिसेंटली लोन बेसिकली एक मेल टाइगर सेफली एंटर किया गया था इस हैबिटेट के, इस वाले नेशनल पार्क के अंदर, जो कि एलूरू डिस्ट्रिक्ट में है। पापीकोंडा कहाँ है, टाइगर ने एंटर किया है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। पापीकोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, सिर्फ इतना समझ लो, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पास है। इसके अलावा प्रसिपिटेशन और यहाँ की क्या है, एक यूनिक ड्वार्फ है बेसिकली, लोकली एज अ कंचू मेखा, ओरिजिनेट इन दिस रीजन। गोट है बेसिकली, एक बकरी है, उसको कहा जाता है। अब क्या क्या है क्या क्या नहीं है इसको छोड़ दो, पापीकोंडा याद रखो, कोई डीप डाइव नहीं जाती कभी भी यूपीएससी से, जस्ट वो पूछेगी कि पापीकोंडा कहाँ है, मिस मैचिंग करवाएगी, दैट्स इट। ड्राई डेसिडियस है, आपको सबको पता है डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है। आपको यहाँ पर जो पतझड़ आपने देखा होगा, कई बार पत्ते अपना अपने सारे के सारे पत्ते झड़ देते हैं, उसको पतझड़ कहा जाता है, दैट्स इट। फ्लोरा फोना क्या है, क्या क्या मिलता है, या छोड़ दो। सोनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर क्या हुआ है, मॉइस के बीच में और सिक्योरिटीज के बीच में, बेसिकली माओवादियों के बीच में और सिक्योरिटी के बीच में फायरिंग हुई है अच्छी खासी, सोनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। कहाँ पर है ये, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, जो कि बेसिकली ऐसी जगह लोकेटेड है जो कि एडजॉइन करता है छत्तीसगढ़ के साथ। है कहाँ पे, नौपादा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर है। तो सेंचुरी है सोनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ऑल्सो फ्रॉम द कैचमेंट एरिया ऑफ जोंक रिवर, ट्रिब्यूटरी महानदी की है बेसिकली जोंक रिवर। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन। ठीक है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। क्या क्या है क्या क्या नहीं है, फ्लोरा फोना छोड़ दो। अच्छा, महानदी रिवर के बारे में पढ़ना है तो पढ़ लो। महानदी रिवर रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से होती है बेसिकली, और 851 किलोमीटर बिफोर आउटफॉल इन द बे ऑफ बंगाल, 851 किलोमीटर की है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सेवनाथ है, जोंक है, हसदेव है, मांड, ईब, ओंग, तेल, ये है। अब हसदेव अपने जंगल का, हसदेव फॉरेस्ट का आपने अभी रिसेंटली नाम सुना होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर माइनिंग वाइनिंग की वजह से हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, और वहाँ पर वहाँ पर अच्छा खासा लोगों ने पेड़ों को पकड़ के आप खड़े हो चुके हैं ताकि वो ना काटे, तो वो चलने में लग रहा है। वहीं हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल क्या है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन बेंगलुरु हैज सक्सेसफुली कंप्लीट फर्स्ट टेस्ट ऑफ सोलर पावर्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। तो HAPS का भी नेशनल एरोस्पेस जो लेबोरेटरी है बेंगलुरु के अंदर, उसने एक टेस्ट कंप्लीट किया है। अभी करेगा क्या, अब एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है दैट कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इंडिया सर्विलेंस, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ की सारी चीज़, उनका सर्विलेंस के लिए। अभी जो हमने पहले वाला जो हमने आर्टिकल्स पढ़ा,
अपने फास्ट वाला उसी की तरीके से काम करेगा, और यही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं। अर्थ सिस्टम मॉडल सॉरी जो हमने पढ़ा उसी की तरीके से सेम हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, हमें अच्छी खासी सैटेलाइट के थ्रू हम एरियाज को एग्जामिन कर पाएंगे, फोरकास्ट कर पाएंगे, वहाँ के रियल टाइम इमेजेस हम उनको दे पाएंगे, दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स। और बाढ़ वाड़ ये सारी चीज़ों को हम देख पाएंगे। दिस इज बेसिकली HAPS कैन बी यूजफुल इन डिजास्टर सिचुएशन, प्रोवाइड मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन रिमोट एरियाज, कंटिन्यूस सर्विलेंस ऑफ द बॉर्डर एरियाज, डिटेक्ट चेंजेस इन मूवमेंट, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। हाउ डज सोलर एनर्जी क्रिएट, कैसे होती है ये सारी चीज़ें, स्क्रीनशॉट ले लो यार, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सोलर एनर्जी चलो बता देता हूँ बेसिकली क्या है। आपको पता है एनर्जी आती है, सूरज की किरणें आती है, सोलर एनर्जी क्रिएट फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, देन उसके बाद कहाँ से, सन से होता है। फ्यूजन ऑकर्स व्हेन प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वायलेंटली कोलाइड, जब प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आपस में कोलाइड होते हैं, देन उसके बाद हीलियम एटम बनता है, उसकी वजह से बेसिकली सोलर एनर्जी क्रिएट होती है। अब रिसेंटली क्या हुआ है, लास्ट जो आर्टिकल है हमारे पास वो है बेसिकली नेशनल जुडिशियल एकेडमी से रिलेटेड। अब नेशनल जुडिशियल एकेडमी है क्या, जब भी कोई जज बनने के लिए जा रहा था तो उसको यहाँ पर पहले ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, और ट्रेनिंग पे जाने के लिए उसे देखना, उसे ट्रेनिंग मिलती है, जैसे एक IAS ऑफिसर को IPS को मिलती है कि आपको आगे जाके अपनी वर्किंग लाइफ स्टाइल में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो उसको देखते हुए ट्रेनिंग दी जाती है। तो दिस इज बेसिकली नेशनल जुडिशियल एकेडमी डस। अब वहां पर क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है भैया जब जज जा सकते हैं तो एडवोकेट क्यों नहीं जाना चाहिए, उसको भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। दिस इज द बेसिकली मेन सिनेरियो। तो है क्या, एनजे को स्टेब्लिश किया गया था 1993 के अंदर अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ओके, इंडिपेंडेंट सोसाइटी है, फंडेड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। स्ट्रेंथ करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जुडिशियल, एजुकेशन, रिसर्च, पॉलिसी डेवलपमेंट ये करता है बेसिकली इन जस्टिस के अंदर। ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग्स को, और जजेस के रोल्स इन सारी चीज़ को देखता है, परफॉर्मेंस को देखता है। 63 एकड़ के अंदर है, कहाँ पर है, भोपाल के अंदर है, रजिस्टर्ड इसका ऑफिस एक दिल्ली में भी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ एनजे, एक जनरल बॉडी है एनजे की, नेशनल जुडिशियल एकेडमी की, उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरमैन रहते हैं, एज वेल एज चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी जो वहाँ की है, एंड एकेडमिक काउंसिल ऑफ एनजे, इन तीनों के बेसिकली चेयरमैन होते हैं। बट इसका जो डायरेक्टर होता है, जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एनजे का, डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन बाय द होनबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके थ्रू होता है। इनका बेसिकली एकेडमिक जो पोजीशंस हैं, एडिशंस हैं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, छोड़ दो इसको, कोई जानने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है आपको पता है, एपेक्स बॉडी है, इसके ऊपर कोई आपकी बॉडी नहीं है, आपको जो भी आप लास्ट जो कहीं तक जा सकते हो यहीं जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस 1950 के अंदर आया था 26 जनवरी को। ओरिजिनल एपिलिएट एडवाइजरी जुरिडिक्शन है इसके पास, अपील्स एंड फाइनल इंटरप्रेटर है, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर बाइंडिंग फॉर ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री। तो उसी तरीके से आप हाई कोर्ट की चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑल। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत ना हुई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, और मिलते हैं दोबारा से 12 फरवरी करंट अफेयर में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।